सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के माध्यमान या फिर औसत मान की गणना करके बताना, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर भी दो केस आपको पढ़ने हैं। पहला केस है पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेट करंट की औसत वैल्यू क्या होगी, माध्यमान क्या होगा, और दूसरा केस हम पढ़ेंगे अर्ध चक्र के लिए, हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा। कंप्लीट साइकिल पढ़ रहे हैं। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है, जब एक चक्र पूरा करने के बाद फिर से पुनः वही स्थिति आपको आवर्ती रूप में मिलने लगती है। यहाँ से यहाँ तक का मान आधे धनात्मक भाग को और यहाँ से यहाँ तक का भाग भी आधे ऋणात्मक भाग को प्रदर्शित करता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भाग को जोड़ लेने पर एक पूर्ण चक्र प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकाल करके बताना है। माध्यमान को हम IM से या फिर I बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धारा के लिए फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, इसीलिए जब हमें माध्यमान या औसत मान निकालना है तो हम लिखेंगे कुल आवेश बटे कुल समय। अब हमें कुल आवेश के मान की गणना कैसे करनी है। जब भी हमें I बार निकालना होता है तो I बार निकालने के लिए आवेश का मतलब है कितने समय अंतराल में कितनी धारा प्रवाहित हो गई है। Q इक्वल होता है IT के, Q बराबर IT। यदि हमें थोड़े समय अंतराल के लिए T को छोटे भाग में बदलना है तो T से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो dt समय अंतराल में dq आवेश प्रवाहित होता है। यदि कुल आवेश की गणना करनी है तो दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा और dq का समाकलन हमें q देगा और q की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ मिलेगी समाकलन में I dt के बराबर। और समय का मान 0 से t तक लेना है। कैपिटल T प्रदर्शित करते हैं समय अंतराल को, जो कि एक पूर्ण चक्र के लिए समय अंतराल को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे आवर्तकाल का नाम भी दिया जाता है। एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय बटे में समय का मान हमें रखना है। समय का मान फिर से निकालेंगे। छोटे समय अंतराल को dt से प्रदर्शित कर रहे हैं और समय के लिए लिमिट है 0 से t। इन्हें आगे हल करने के लिए 0 से t I के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है। I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा t के, और dt ऐसे का ऐसा ही रखेंगे बटे में dt का यदि आप समाकलन कर लेते हैं तो dt का समाकलन t के बराबर आएगा और हमें लिमिट लगानी है 0 से t तक। इन्हें और आगे हल करने के लिए यदि आप नीचे वाले पार्ट को पहले हल कर लें तो t -0 यानी कि t के ही बराबर मिलेगा। यहाँ I0 कांस्टेंट है, ऊपर से I0 को बाहर निकाल लें, नीचे वाला मान हल करके हमें t मिला। ऊपर वाले भाग में बचेगा 0 से t साइन ओमेगा t गुणा में dt। अब हमें साइन ओमेगा t का समाकलन करना है और वहाँ से I के मान की गणना करके बतानी है। यदि साइन ओमेगा t का समाकलन हम पढ़ें तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। साइन t dt का समाकलन बराबर होता है माइनस के कॉस t के। इसी तरीके से यदि साइन के आगे कोई भी मान t के साथ गुणांक में कोई भी मान दे रखा है तो उसका समाकलन कॉस ओमेगा t, और जितना भी t के साथ गुणा में लिखा होता है उतना हमें भाग में लिख करके बताना होता है। जितना भी t के साथ गुणा में है उसको भाग में लिख करके बताएंगे। ये अवकलज के नियमों का थोड़ा विपरीत चलता है। अवकलज में हम गुणा में मानों को लिखते हैं, समाकलन में हमें गुणांकों को भाग में लिखना पड़ता है। इसीलिए यदि हम इनका समाकलन करेंगे तो I0 बटे t, इनका समाकलन बराबर होगा माइनस कॉस ओमेगा t बटे ओमेगा के, और लिमिट हमें लगा करके बतानी है 0 से t तक। इस ओमेगा को भी हम बाहर यदि निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा I0 बटे ओमेगा t। इस माइनस चिन्ह को भी बाहर निकाल लें तो अंदर केवल हमें अब t और 0 लिमिट लगानी है। तो कॉस ओमेगा t की जगह पर कैपिटल T लगाएंगे माइनस कॉस ओमेगा की गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 के बराबर मिल रहा होगा। इन्हें और आगे हल करने के लिए आपने t आवर्तकाल के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ा है। t इक्वल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के, उसकी जगह पर वह फॉर्मूला हम यहाँ इन्हें लगा करके बताएंगे। तो आगे हमें हल करके मिलेगा माइनस में I0 बटे ओमेगा t, जो बाहर चल रहे थे वो तो ऐसे के ऐसे, कॉस ओमेगा t लिखा है तो ओमेगा भी ऐसे का ऐसा, और t के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। आगे मान जो लिखे हैं वह लिखे हैं माइनस में कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1 के बराबर। माइनस में I0 बटे ओमेगा t,
इन्हें और आगे हल करें तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और कॉस 2 पाई यहाँ बच रहे होंगे, यानी कॉस 360 यहाँ बच रहे होंगे। कॉस 360 का मान तो फिर से कॉस 0 के ही बराबर यानी 1 के ही बराबर आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 की गुणा किसी भी राशि में करेंगे तो लास्ट में आपको आंसर 0 ही मिलेगा। यानी कि आई बार या फिर आई एम जो मीन वैल्यू है आपके प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, उसका मान हमें 0 के बराबर मिलेगा। यानी एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। जितनी प्रत्यावर्ती धारा पॉजिटिव पार्ट में फ्लो होती है उतनी ही प्रत्यावर्ती धारा नेगेटिव पार्ट में भी फ्लो हो रही होती है, और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 के बराबर हो जाता है। तो ये आपको याद भी कर लेना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, तो याद रखेंगे यह मान 0 के बराबर होता है। इसी के साथ जब हमने पूर्ण चक्र को पूरा कर लिया है तो हम प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए और पढ़ेंगे, हाफ साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकालेंगे। तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, इसलिए हमने उसे रिप्रेजेंट भी किया है आई बार फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर्मूला वही रहेगा, कुल आवेश बटे कुल समय। आवेश का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समाकलन में आई डी टी। जब हमें प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकालना है, यानी कि केवल इतने पार्ट के लिए निकालना है, तो यहाँ 0 होता है और यहाँ समय अंतराल का मान t/2 होता है। इसलिए लिमिट लगाएंगे 0 से t/2 बटे में कुल समय के लिए फॉर्मूला 0 से t/2 के बीच में फिर से dt का समाकलन करेंगे। इन्हें हल करने का फिर से हमारा वही नियम चलना है जो अभी हमने पहले किया था, केवल लिमिट में हमारे अंतर है। तो यदि हम इन्हें ऐसे ही हल करते हुए चलें तो 0 से t/2 आई के लिए फॉर्मूला था I0 साइन ओमेगा टी गुणा में dt ऐसे का ऐसा। dt का समाकलन करेंगे तो t के बराबर आएगा, जिनकी लिमिट हमें 0 से t/2 लगा करके बतानी है। और आगे हल करें तो I0 तो कांस्टेंट रहे, यहाँ से t की जगह t/2 रखेंगे तो t/2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 0 पर मान 0 ही मिलेंगे, और ऊपर वाले मानों में बचेगा 0 से t/2। I0 तो हमने बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी गुणा में dt। इनका समाकलन करना है तो 2I0 बटे टी साइन ओमेगा टी का समाकलन बराबर होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा की। लिमिट लगानी है 0 से π/2। इन्हें और आगे हल कर लिया जाए तो ओमेगा को भी बाहर निकाल लेंगे और माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे, तो -2I0 बटे टी ओमेगा। अंदर समाकलन में लिमिट भी रख लें तो कॉस ओमेगा गुणा टी का मान पहली बार में t/2 रखना है, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो t की जगह पर 0 रख लेने पर cos 0 हमें मिल रहे होंगे, बराबर में -2I0 बटे टी ओमेगा। फिर से यहाँ हमें t की जगह t का मान रख लेना है तो cos ओमेगा बटे 2 को तो अलग कर लें। t के लिए फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा और cos 0 का मान 1 के बराबर। इन्हें और थोड़ा आगे हल करने के लिए -2I0 बटे टी ओमेगा, यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ बच रहे होंगे cos पाई, यानी कि cos 180, और cos 180 का मान -1 के बराबर होता है, तो -1 रखेंगे। 1 -1 यहाँ पहले से चल रहे हैं, कुल मिलाकर के जोड़ने पर -2 मिलेगा, और -2 की गुणा -2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 4I0 बटे टी ओमेगा। यह मान हमें मिला टी और ओमेगा के पदों में। यदि टी का भी मान हम यहाँ लगा लेते हैं तो टी की जगह 2π/ओमेगा रख लेने पर, तो पीछे हमें हल करके मिल रहा था आई बार फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बराबर था 4I0 बटे टी ओमेगा के। हमें t की जगह t का मान रखना है, तो 4I0 बटे t का मान बराबर होता है 2π/ओमेगा के, और गुणा में ओमेगा चल ही रहे हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो हमें हल करके मिलेगा 2I0 बटे में पाई। यदि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 बटे पाई का मान लगभग 3.14 होता है। 2 में 3.14 का भाग कर लेने पर लगभग 0.636 मिलेगा, और I0 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए आई बार मीन वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें मिलेगी 0.636 I0। इसी तरीके से यदि हम पहले ऋणात्मक भाग के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, केवल साइन में डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आई बार फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल भी हमें मिलेगा माइनस में 0.636 I0। यदि हमें पूर्ण चक्र के लिए मान निकालना है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को हम प्लस कर लें।
एक प्लस में मान है, एक माइनस में मान है, दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए पूर्ण चक्र के लिए हमें मान मिलेगा 0 के बराबर। तो पूर्ण चक्र के लिए आई बार की वैल्यू 0 होती है, जिसका डेरिवेशन हम अलग से भी पढ़ चुके हैं कि आई बार का मान 0 के बराबर होगा यदि हम कंप्लीट साइकिल के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा के लिए माध्य मानों की गणना करना सीखा। यदि हमें वोल्टेज के लिए फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज के लिए केवल क्या फॉर्मूला होता है, B इक्वल होता है V0 साइन ओमेगा टी, जबकि I के लिए फॉर्मूला था I नॉट साइन ओमेगा टी। लिमिट वही रहनी है, फॉर्मूला भी वही रहना है समाकलन का, केवल I को B से रिप्लेस कर देने पर हमें V के लिए भी फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से यदि हम VM लिख करके बताएं या हम कहें V बार फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो I में I नॉट आ रहा है तो V में V नॉट आ रहा होगा, इसलिए फॉर्मूला मिलेगा 2 V0 बटे पाई या फिर 0.636 गुणा में V0। तो दोनों ही फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, 2 V0 बटे पाई या फिर 0.636 गुणा में V0। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पढ़ रहे होंगे तो केवल माइनस चिन्ह का फर्क रहेगा, माइनस में 2 V0 बटे पाई या फिर माइनस में 0.636 V0। इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों के लिए माध्यमान की गणना हमने करना सीखा, पूर्ण चक्र के लिए भी और अर्ध चक्र के लिए भी, कंप्लीट साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।